हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखा सेक्शन 3। आज हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 4, जो बात करता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। फ्रेंड्स, बिफोर डीलिंग विद द एक्चुअल प्रोविजंस ऑफ मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिजम्पशन। तो व्हाट इज मीन बाय द प्रिजम्पशन? दोस्तों, प्रिजम्पशन मीन्स होता है प्रिजम्पशन मीन्स होता है अनुमान। फ्रेंड्स, प्रिजम्पशन जनरल मीन्स अ प्रोसेस ऑफ ascertaining few facts on the basis of possibility। प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पॉसिबिलिटी के बेसिस पे कुछ फैक्ट्स को क्या किया जाता है? असर्टेन किया जाता है। फ्रेंड्स, इन द लॉ ऑफ एविडेंस अ प्रिजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट कैन बी मेड विदाउट द एड ऑफ प्रूफ इन सम सिचुएशन। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एविडेंस में कुछ परिस्थितियों में क्या होता है कि बिना किसी प्रूफ के सहायता के किसी पर्टिकुलर फैक्ट को क्या किया जाता है? प्रिज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, द इन्वोकेशन ऑफ प्रिजम्पशन शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम वन पार्टी टू द अपोजिंग पार्टी इन कोर्ट ट्रायल। कोर्ट ट्रायल में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई फैक्ट प्रिज्यूम कर लिया जाए किसी एक पार्टी के फेवर में, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट अपोजिट पार्टी पे क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। मतलब ड्यू टू प्रिजम्पशन, अगर प्रिजम्पशन उस केस में आ गया है, कोर्ट ने कोई फैक्ट प्रिज्यूम कर लिया किसी एक पार्टी की फेवर में, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है वो अगली पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, प्रिजम्पशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। तो पहला है, फर्स्ट वन इज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रिजम्पशन। और दूसरा जो है, सेकंड वन इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। एंड फ्रेंड्स, थर्ड वन इज द मिक्स प्रिजम्पशन। तीसरा कौन सा है? मिक्स प्रिजम्पशन। सो फ्रेंड्स, प्रिजम्पशंस आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जिसे नेचुरल प्रिजम्पशन बोलते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसे आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन बोलते हैं। थर्ड वन जो आपका है, मिक्स प्रिजम्पशन। और फ्रेंड्स, प्रिजम्पशन के जो है 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट में आपका है रिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबट मीन्स क्या होता है? खंडन करना। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा है? फर्स्ट वन जो है आपका रिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल प्रिजम्पशन। और सेकेंड वन है इररिबटेबल प्रिजम्पशन। सेकेंड वन कौन सा है? इररिबटेबल प्रिजम्पशन। और इसे इररिबटेबल प्रिजम्पशन को क्या आप कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ही बोलते हैं। कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। फ्रेंड्स, अगर हम रिबटेबल प्रिजम्पशन की बात करें, जो रिबटेबल प्रिजम्पशन है वो क्या बोलता है कि अ रिबटेबल प्रिजम्पशन इज एज्यूम ट्रू अंटिल पर्सन्स प्रूव अदरवाइज। तो रिबटेबल प्रिजम्पशन जो है वो
ट्रू माना जाता है, सत्य माना जाता है कब तक, जब तक कि कुछ अदरवाइज प्रूव न किया जाए, मीन्स जब तक इसे डिस्प्रूव न किया जाए, जब तक रिपीटेबल प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव नहीं किया जाए तब तक वो ट्रू माना जाता है, सत्य माना जाता है। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मीन्स क्या होता है कि जब तक किसी आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो निर्दोष माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। एक बार आपने इस प्रिजम्पशन को क्या रिबट किया, इसका खंडन कर दिया, तो क्या हो, मतलब मीन्स एक बार आरोपी का आपने आरोप सिद्ध कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो आरोपी हो जाएगा। अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो वो निर्दोष है। जब तक आरोपी, मतलब प्रिजम्पशन क्या है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या बोलता है कि जब तक आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक वो निर्दोष है। मीन्स एक बार आपने उसका ये प्रिजम्पशन को क्या रिबट किया, ये रिबटेबल है, एक बार आपने इसको रिबट किया तो आरोपी क्या हो जाएगा, वो दोषी हो जाएगा। मतलब वो प्रिजम्पशन उसका क्या है कि वो निर्दोष है जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं होता। आपने उसका आरोप सिद्ध किया, मीन्स आपने प्रिजम्पशन क्या कर दिया, रिबट कर दिया, और प्रिजम्पशन रिबट किया तो क्या हो जाएगा, वो फिर दोषी माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इररिबटेबल प्रिजम्पशन या कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। फ्रेंड्स, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन जो है कैन नॉट बी रिबटेड इन एनी केस। कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को या फिर इररिबटेबल प्रिजम्पशन को किसी भी केस में या रिबट नहीं किया जा सकता, उनका खंडन नहीं किया जा सकता। उसका एग्जाम्पल क्या है, डिफेंस ऑफ इन्फेंसी। डिफेंस ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंस मीन्स क्या होता है, इन्फेंट मीन्स क्या होता है, छोटा बच्चा, चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेक्शन 82 में दिया गया है इंडियन पिनल कोड में, क्या दिया गया उसमें कि नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर। अगर कोई गुनाह किसी बच्चे द्वारा किया गया जिसकी उम्र क्या है 7 साल से कम है तो वो गुनाह नहीं माना जाएगा। तो वो ये कौन सा प्रिजम्पशन है, ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन है। इस प्रिजम्पशन को रद्द नहीं किया जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे बोलते हैं डिफेंस ऑफ इन्फेंसी। फ्रेंड्स, प्रिजम्पशंस आर समटाइम कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। इसमें फर्स्ट है प्रिजम्पशंस विदाउट बेसिक फैक्ट एंड सेकेंड वन प्रिजम्पशन विथ बेसिक फैक्ट। अगर हम प्रिजम्पशंस विदाउट बेसिक फैक्ट की बात करें तो उसका वो एग्जांपल आएगा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसमें किसी बेसिक फैक्ट जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थियरी है, इसलिए किस में आता है, प्रिजम्पशंस विदाउट बेसिक फैक्ट। अगर हम प्रिजम्पशंस विथ बेसिक फैक्ट की बात करें तो उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है डिक्लेयर डेथ। उसका एग्जांपल क्या है कि डिक्लेयर्ड डेथ इन absentia means the law says if a person has been missing for 7 years or more that person is presumed dead। अगर कोई बंदा, कोई पर्सन 7 साल या ज़्यादा साल से क्या मिसिंग है तो उसको मरा हुआ माना जाएगा, उसको डेड माना जाएगा। तो इसमें बेसिक फैक्ट क्या है, ये बेसिक फैक्ट है कि वो 7 साल या ज़्यादा टाइम से क्या मिसिंग होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं प्रिजम्पशंस विथ बेसिक फैक्ट। तो उसमें बेसिक फैक्ट जो है आना जरूरी है। बेसिक फैक्ट क्या रहेगा कि इसमें बेसिक फैक्ट क्या है कि वो 7 साल से या ज़्यादा साल से क्या होना, मिसिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रिजम्पशन विथ बेसिक फैक्ट। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट और नेचुरल प्रिजम्पशन। फ्रेंड्स, प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट आर एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स और फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स क्या है, ये अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स अनसर्टेन होते हैं। जैसे फैक्ट्स चेंज होगा प्रिजम्पशन भी चेंज होगा। दे आर ऑलवेज रिबटेबल एंड कैन बी चैलेंज आफ्टर एस्टेब्लिश प्रोबेटिव एविडेंस। तो जो ये है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, वो क्या है, वो रिबटेबल प्रिजम्पशन है और उसको क्या, उसको चैलेंज किया जा सकता है बाय एस्टेब्लिशिंग प्रोबेटिव एविडेंस। आप प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को क्या चैलेंज कर सकते हो और ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है, इसका खंडन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट
कोर्ट इंजॉयज डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट को इसमें क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, आइदर टू प्रिज्यूम एनी फैक्ट और नॉट। कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को प्रिज्यूम करे या ना करे। फ्रेंड्स, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट derived on the basis of natural law, customary practice and general mankind experience। फ्रेंड्स, जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का स्रोत है वो क्या है, वो नेचुरल लॉ, कस्टमरी प्रैक्टिस एंड जनरल मैनकाइंड एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का एग्जांपल देखें तो अपना सेक्शन 86 to 88, 86, 87, 88, section 90, 113A, 113B are the example of presumption of fact। सेक्शन 86 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट वो बात करता है कि प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। ये क्या है आपका, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है या नेचुरल प्रिजम्पशन है। आपका सेक्शन 87 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो क्या बात करता है, प्रिजम्पशन एज टू बुक, मैप्स एंड चार्ट। 88 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज। 90 क्या बात करता है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड्स। 13A जो है 113A बात करता है कि प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। 113B क्या बात करता है, प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ। ये सभी क्या हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और नेचुरल प्रिजम्पशन के। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेकेंड वन जो दूसरा है, क्या है वो, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। तो फ्रेंड्स, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है अगर उसकी हम बात करें तो उसमें क्या दिया है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एक्नॉलेज विदाउट द हेल्प ऑफ प्रूफ इन सर्टेन सिचुएशन। ये जो है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो क्या है, सर्टेन टाइप या यूनिफॉर्म टाइप का प्रिजम्पशन है, सर्टेन है, उसको क्या है, उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है। फ्रेंड्स, दे आर कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस अनलेस प्रूवन विथ प्रोबेबिलिटी एविडेंस। कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर। इन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में कोर्ट को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, एंड दे आर बाउंड टू प्रिज्यूम सम फैक्ट एज सच फैक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड इटसेल्फ बाय द लॉ। और कोर्ट जो है बाउंड है, इट्स बाउंड इन ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू प्रिज्यूम लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कोर्ट को क्या करना पड़ता है, प्रिज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि वो लॉ द्वारा प्रिज्यूम किए हुए फैक्ट हैं। फ्रेंड्स, जुडिशियल कस्टम एंड प्रैक्टिस, द लॉ अंडर द स्टेट्यूट्स आर ओनली द सोर्स ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन आर इन्फरेंस और प्रपोजिशंस एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन है या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो क्या है, वो लॉ द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ क्या है, प्रपोजिशन या इन्फ्रेंस है। फ्रेंड्स, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ आर ऑफ टू काइंड्स। कौन कौन से, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किए हैं। कौन कौन से, आपका ये रिबटेबल प्रिजम्पशन और इर्रिबटेबल प्रिजम्पशन या कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट था वो क्या था, रिबटेबल, सिर्फ रिबटेबल प्रिजम्पशन था, उसमें इर्रिबटेबल नहीं था। वो क्या था, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट सिर्फ रिबटेबल था, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो उसको दो भागों में डिवाइड किया, कौन सा, रिबटेबल और इर्रिबटेबल। फ्रेंड्स, अगर हम रिबटेबल प्रिजम्पशन के एग्जांपल की बात करें तो वही एग्जांपल आएगा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मीन्स अ मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो अ चाइल्ड इज बॉर्न इन अ लीगल वेडलॉक शैल बी प्रिज्यूम्ड लेजिटिमेट एंड वन हु क्वेश्चंस हिज लेजिटिमेसी मस्ट डिस्प्रूव इट। अगर कोई बच्चा वैलिड लीगल मैरिज के दौरान पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा, और अगर कोई इस फैक्ट को करता है, अगर कोई उसको डिनाई करता है, उस पर कोई क्वेश्चन उठाता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो डिस्प्रूव करे। तो सेक्शन 107 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों उसके एग्जाम्पल हैं। 107 क्या बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव 30 ईयर। ये लॉ में प्रिजम्पशन है कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक जिंदा है तो प्रिजम्पशन है कि वो जिंदा होगा। अगर कोई बोलता है कि वो मर गया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो प्रूव करे, ठीक है। ये रिपीटेबल प्रिजम्पशन है, लेकिन क्या उसको रिपीट करना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या है, मर गया है। दूसरा सेक्शन 108 क्या बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अ पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर। कोई व्यक्ति जो 7 साल से
मिसिंग है, उसके बारे में किसी ने नहीं सुना, तो ऐसा प्रिजम्पशन है लॉ में कि वो मर गया, ऐसा सेक्शन 108 बोलता है। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं वो बंदा जिंदा है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि वो जिंदा है। ठीक है, तो ये दोनों ये इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में जो रिबेटेबल प्रिजम्पशन है उसके एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं इररिबेटेबल प्रिजम्पशन या कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। तो अगर फ्रेंड्स अगर हम कंक्लूसिव प्रिजम्पशन की बात करें या इररिबेटेबल प्रिजम्पशन की बात करें, तो उसका वही एग्जांपल फिर से है, कौन सा, डिफेंस ऑफ इनफेंसी, मीन्स सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड। फ्रेंड्स, सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड इज वेल नोन इंस्टेंस ऑफ एन irrebuttable presumptions of law which provide that nothing is an offense which is done by a child below 7 years of age। वो कोई भी इंसिडेंस, कोई भी एक्ट गुनाह नहीं माना जाएगा जो किसी ऐसे बच्चे द्वारा किया जाता है जिसकी उम्र क्या है, 7 साल है, जिसकी उम्र 60 साल से कम है। ठीक है, ये कौन सा प्रिजम्पशन है, इररिबेटेबल है, मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके और एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं, ये सेक्शन 115, 116 एंड 117 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 115 बात करता है स्टॉपेल की। ठीक है, सेक्शन 116 बात करता है स्टॉपेल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और सेक्शन 16 बात करता है कि स्टॉपेल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के सेकेंड पार्ट जो है, जो बात करता है इररिबेटेबल प्रिजम्पशन की, ये उसके एग्जाम्पल हैं। सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 15, 16, सेक्शन 115, 116, 117 ऑफ इंडियन एविडेंस, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, इररिबेटेबल प्रिजम्पशन के। फ्रेंड्स, थर्ड वन हमारा क्या है, मिक्स प्रिजम्पशन। फ्रेंड, अगर हम मिक्स प्रिजम्पशन की बात करें तो इसमें दोनों, इसमें जो है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी आएंगे और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी आएंगे। ठीक है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मिक्स प्रिजम्पशन। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं किसकी, मे प्रिज्यूम की। मे प्रिज्यूम, फ्रेंड्स अगर हम मे प्रिज्यूम की बात करें तो उसमें क्या दिया गया है कि एवरी फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच जजमेंट कैन बी पास्ड मस्ट बी प्रूव्ड। वो सभी फैक्ट जिनके बेसिस पे जजमेंट पास किया जाता है उनको प्रूव करना पड़ता है। फ्रेंड्स, बट अकॉर्डिंग टू द एक्ट द कोर्ट कैन टेक इन टू कंसिडरेशन सर्टेन फैक्ट्स इवन विदाउट कॉलिंग फॉर प्रूफ ऑफ इट। कोर्ट जो है कुछ फैक्ट्स को क्या कर सकता है, बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ मांगे उनको क्या, उनको कंसिडर कर सकता है, मान सकता है, फिर क्या उनकी उपधारणा कर सकता है कोर्ट। मीन्स द कोर्ट मे प्रिज्यूम सर्टेन थिंग्स। फ्रेंड्स, द वर्ड प्रिजम्पशन मीन्स टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन जो स्टैट्यूट में दी गई है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है। उसमें क्या दिया गया है कि व्हेन एवर इट इज provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। मीन्स क्या होता है कि जब भी एक्ट में ऐसा आएगा कि कोर्ट ने कोई फैक्ट क्या किया, मे प्रिज्यूम किया, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव मानेगा। कब तक, जब तक वो फैक्ट डिस्प्रूव नहीं किया जाता, और कोर्ट को पावर है, डिस्कशन पावर है कि वो क्या कर सकता है, एविडेंस की मांग भी कर सकता है। कोर्ट बोल सकता है कि फर्दर एविडेंस दो और कोरोबोरेटिव एविडेंस दो। मीन्स क्या कि कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल सपोज ए ने क्या किया, कोई एविडेंस कोर्ट में दिया, ठीक है, बी के अगेंस्ट, तो कोर्ट क्या करेगा, ए के एविडेंस को क्या मानेगा, ऐसा मानेगा कोर्ट कि ए ने जो एविडेंस दिया है वो क्या है, वो ट्रू है। मतलब कोर्ट उसमें मे प्रिज्यूम करेगा कोर्ट ने, ए ने जो एविडेंस दिया क्या है वो ट्रू है, जब तक कि बी उसको क्या नहीं करता है, बी उसको डिस्प्रूव नहीं करता। जब तक मे प्रिजम्पशन में क्या है कि अगर कोर्ट ने कोई फैक्ट में प्रिज्यूम किया तो कोर्ट ऐसा मानेगा कि जब तक बी उसको
डिस्प्रूव नहीं करता तब तक वो फैक्ट क्या है, ट्रू है, सत्य है, ऐसा कोर्ट मानेगा। लेकिन एक बार बी ने उस फैक्ट को क्या किया, डिस्प्रूव किया, तो फिर वो प्रिजम्पशन जो है मे प्रिजम्पशन हट जाता है। लेकिन सपोज बी फेल हो गया, बी ने ए ने जो फैक्ट प्रोड्यूस किया था कोर्ट सामने, जो एविडेंस दिए थे, जो मे प्रिज्यूम था, जिसको कोर्ट ने क्या किया, मे प्रिज्यूम किया था, जब सपोज वो फैक्ट कोर्ट बी जो है क्या है, रिबट करने में क्या हो गया, फेल हो गया। वो प्रिजम्पशन मे प्रिज्यूम वो रिबटेबल टाइप प्रिजम्पशन है, ठीक है। तो बी सपोज बी फेल हो गया उस प्रिजम्पशन को क्या रिबट करने में, तो कोर्ट ऐसा नहीं कि कोर्ट मान लेगा कि जो ए बोल रहा है सही है। कोर्ट जो है, कोर्ट हैज अ पावर, कोर्ट हैज अ डिस्क्रिप्शन टू कॉल ए, कोर्ट हैज अ डिस्क्रिप्शन टू कॉल ए फॉर प्रूफ ऑफ इट। तो कोर्ट ए से बोल सकता है कि सपोज भले ही बी फेल हो गया उसको डिस्प्रूव करने में, लेकिन तुम फर्दर एविडेंस दो, तुम कोरोबोरेटिव एविडेंस दो, किसको, उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए। ड्यूटी थी बी की रिबट करने की, मैं प्रिज्यूम है ड्यूटी किसकी थी, बी की किसको रिबट करे। लेकिन सपोज बी फेल हो गया तो कोर्ट उस बात को सत्य नहीं मानेगा, कोर्ट ए को कॉल करेगा। मतलब कोर्ट सेक्शन में क्या दिया गया है, मैं कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। कोर्ट को पावर है, कोर्ट को डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट भाई बी की ए की बात को न मानते हुए ए को बोलेगा कि तुम फर्दर एविडेंस दो, कुछ कोरोबोरेटिव एविडेंस दो, तब उस फैक्ट को माना जाएगा। फ्रेंड्स, एक्ट लेस डाउन दैट द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिप्शन टू प्रिज्यूम अ फैक्ट और नॉट टू प्रिज्यूम अ फैक्ट। क्या है, डिस्क्रिप्शन है कि किसी फैक्ट को कोर्ट क्या करे, प्रिज्यूम करे या ना करे। हियर द प्रिजम्पशन इज नॉट हार्ड एंड फास्ट प्रिजम्पशन। जो मे प्रिज्यूम में जो है, मे प्रिज्यूम में जो प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम में वो कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिजम्पशन नहीं है। यहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट इस प्रिजम्पशन को माने या फिर डिनाई कर दे। फ्रेंड्स, जो ये प्रिजम्पशन है, ये मैंने पहले बताया कि कौन सा है, रिबटेबल टाइप का प्रिजम्पशन है। मतलब इस प्रिजम्पशन का क्या खंडन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, दिस प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड एंड कॉन्ट्रेडिक्टेड कैन बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज। जो मे प्रिज्यूम है उसको रिबट किया जा सकता है, उसका खंडन किया जा सकता है, और उसके कॉन्ट्ररी, उसके अगेंस्ट दूसरा फैक्ट कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम इससे एग्जाम्पल की बात करें तो सेक्शन 90 है, सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो बात करता है कि प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड। उसमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, कि व्हेन एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और प्रूव्ड टू बी 30 ईयर ओल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person or is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by a person by whom it purports to be executed or attested। सेक्शन 90 क्या बोलते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, 30 ईयर ओल्ड है और वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है किसी पक्षकार द्वारा, किसी पक्ष द्वारा, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको ऐसा प्रिज्यूम करता है इसमें कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो जिसके हैंडराइटिंग द्वारा बोला जा रहा है, उस पक्षकार के द्वारा जिसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है कि ये इसके हैंडराइटिंग में है, तो कोर्ट मानेगा कि उसी के हैंडराइटिंग में है। जिसके द्वारा वो अटेस्टेड किया गया है तो कोर्ट मानेगा कि हाँ ये उसी के द्वारा अटेस्टेड किया गया है, या फिर जिससे उसमें लिखा रहा है जो ऐसा वो बोलेगा कि भाई ये इसके द्वारा ये एग्जीक्यूट किया गया है, तो कोर्ट मानेगा कि ये उसी के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, अगर डॉक्यूमेंट कौन सा कैसा है, 30 ईयर ओल्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, सपोज ए ने कोई क्या किया, एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया कोर्ट में बोल के कि क्या है वो 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ए ने दाखिल किया कोर्ट में, लेकिन बी है, अब बी की ड्यूटी है कि वो उस डॉक्यूमेंट को क्या करे, डिस्प्रूव करे, उसको इस प्रिजम्पशन को, क्योंकि जो 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट क्या मानेगा, कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ठीक है। तो इस ड्यूटी किसकी है, बी की, वो रिबर्ट करे, क्या रिबर्ट करे कि वो डॉक्यूमेंट जो है 30 ईयर ओल्ड नहीं है, ठीक है। तो भाई बी प्रूव कर सकता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर कस्टडी से नहीं आया हुआ है या और किसी वे से। तो अगर बी ने रिबर्ट किया इस प्रिजम्पशन को, तो कोर्ट जो है वो जो डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड है तो उसमें जो कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि जो
अगर वो जिस पर्सन द्वारा लिखा गया है, बोला जाता है उसी पर्सन द्वारा लिखा गया है, मतलब या फिर जिसके द्वारा वो एग्जीक्यूट किया गया है, कोर्ट मानेगा कि भाई जो विटनेस बोल रहा है उसी द्वारा एग्जीक्यूट किया गया, तो ये सारी बातें क्या हुई, वो खंडित हो जाएंगी, वो रिबट हो जाएंगी। अगर इसने उसको रिबट किया तो सपोज ये फेल हो गया, बी फेल हो गया ये इस प्रिजम्पशन को रिबट करने में, जो सेक्शन 90 का प्रिजम्पशन है उसको रिबट करने में क्या हो गया, बी फेल हो गया, तो कोर्ट ऐसा नहीं मान लेगा कि वो डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ए से बोलेगा कि यू हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस, यू हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस टू कोरोबोरेट योर टेस्टिमनी, जो तुम बोल रहे हैं, जो तुम डॉक्यूमेंट तुमने प्रोड्यूस किए, तुम प्रूव करो कि वो 30 ईयर ओल्ड है। सपोज बी फेल हो गया, बी फेल हो गया तो कोर्ट नहीं मान लेगा कि भाई ए जो बोल रहा सही है, बी फेल हो तो भी कोर्ट ए से ही बोलेगा कि तुम प्रूव करो, तुम कोरोबोरेटिव एविडेंस दो, तुम प्रूव करो कि डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड है। यही बात करते हैं मे प्रिज्यूम में कोर्ट हैज ए डिस्क्रिप्शन, कोर्ट हैज ए लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन टू प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट और नॉट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं शैल प्रिज्यूम। तो हम देखेंगे शैल प्रिज्यूम। फ्रेंड्स, अगर शैल प्रिज्यूम की बात करें तो फ्रेंड्स, वेन एवर देयर इज ए प्रोविजन टू द इफेक्ट दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, द कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, जब कभी ऐसा आता है कि भाई आता है कि कोर्ट ने कोई फैक्ट शैल प्रिज्यूम किया, तो वहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रिप्शन नहीं रहता, कोर्ट कोई डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मे प्रिज्यूम था, मे प्रिज्यूम में कोर्ट को डिस्क्रिप्शन था, लेकिन शैल प्रिज्यूम में कोर्ट को डिस्क्रिप्शन नहीं है। इट इज़ कंपेल्ड टू टेक द फैक्ट एज ए प्रूव्ड। कोर्ट जो है, कोर्ट की बाउंडेड ड्यूटी है कि कोर्ट उस फैक्ट को क्या मानेगी, प्रूव्ड मानेगी। दैट इज इट शैल हैव टू प्रिज्यूम अ फैक्ट। कोर्ट क्या करे, कोर्ट को उस फैक्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रिज्यूम करना पड़ेगा। बट इन दिस केस द कोर्ट विल बी एट लिबर्टी टू अलाउ द अपोजिट पार्टी टू एड्यूस एविडेंस टू डिस्प्रूव द फैक्ट सो प्रिज्यूम्ड। बट कोर्ट के यहाँ पे क्या है, कोर्ट को लिबर्टी है कि अपोजिट पार्टी को क्या करे, अलाउ करे एविडेंस एड्यूस करने के लिए, किसके लिए, कि उस फैक्ट को क्या करे, डिस्प्रूव करे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इफ द अपोजिट पार्टी इज सक्सेसफुल इन डिस्प्रूविंग इट, अगर अपोजिट पार्टी सक्सेसफुल होती है, सफल होती है उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने में, तो द कोर्ट शैल नॉट प्रिज्यूम द फैक्ट, फिर कोर्ट को उस फैक्ट को प्रिज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम शैल प्रिज्यूम की डेफिनेशन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है उसको पढ़ते हैं। क्या दिया गया उसमें कि व्हेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज अप्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। अगर ऐसा आता है कि कोर्ट ने कोई फैक्ट क्या किया है, शैल प्रिज्यूम किया है, तो कोर्ट उस फैक्ट को क्या मानेगा, प्रूव्ड मानेगा, जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं किया जाता। अगर अपोजिट पार्टी ने उस फैक्ट को डिस्प्रूव कर दिया तो प्रिजम्पशन क्या होता है, रिबट हो जाता है। इसे मे प्रिज्यूम में क्या था कि कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, इसमें कोर्ट को डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिप्शन टू कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। कोर्ट जो है, कोर्ट गया तो अपोजिट पार्टी को क्या करेगी, डिस्प्रूव करेगी, नहीं तो फिर वो कोर्ट उसको क्या मानेगा कि वो फैक्ट प्रूव्ड है। सो फ्रेंड, शैल प्रिज्यूम का हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो है सेक्शन 85 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें दिया गया कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम एवरी फैक्ट परपोर्टिंग टू बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी and have been executed before and authenticated by a notary public or any court, judge, magistrate, council or vice council or representative of the central government was so executed and authenticated। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि ऐसा बोलते कि पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो किसी पब्लिक नोटरी द्वारा ऑथेंटिकेट किया गया है, या फिर किसी जज द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, तो या वाइस काउंसिल द्वारा, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, तो ऐसा माना जाएगा कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, जेन्युइन है और रीजनेबल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको हम ये क्या है, इस शैल प्रिजम्पशन है। फ्रेंड्स, इसको हम जो है एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि सपोज ए ने कोर्ट में
बी के अगेंस्ट क्या किया, एक पावर ऑफ अटॉर्नी क्या किया, दाखिल किया, तो कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट मानेगा अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड की गई है नोटरी के द्वारा या बाकी जो मैंने बताया जज द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, तो फिर कोर्ट क्या मानेगा, शेल्फ प्रिजम्पशन है, कोर्ट क्या मानेगा कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, जेन्युइन है और प्रॉपर है। कब तक, जब तक कि बी जो है इस प्रिजम्पशन को क्या नहीं करता, रिबट नहीं करता। अगर बी ने इस प्रिजम्पशन को क्या रिबट किया, डिस्प्रूव कर दिया, उसने भाई ऐसा किया कि जो अटॉर्नी दाखिल की है ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं की गई है या प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट नहीं की है किसी नोटरी के द्वारा, हाँ, या किसी जज के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, अगर उसने ऐसा प्रूव किया तो क्या प्रिजम्पशन जो है, शेल्फ प्रिजम्पशन जो था वो क्या रिबट हो जाता है। फिर कोर्ट उसको उस पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या ना जेन्युइन नहीं मानेगी। लेकिन अगर बी फेल होता है रिबट करने में तो कोर्ट क्या मानेगा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी ए ने दाखिल की है वो जेन्युइन है और प्रॉपर है। कोर्ट जो है, कोर्ट ए को नहीं बोलेगा कि तुम फर्दर प्रूव करो या फिर कोरोबोरेटिव एविडेंस दो, क्योंकि शेल्फ प्रिजम्पशन है, कोर्ट हैज नो पावर, कोर्ट हैज नो डिस्क्रिप्शन। अगर बी को राइट था रिबट करने का, अगर बी ने रिबट किया तो कोर्ट का प्रिजम्पशन जो है वो आउट हो जाता है, फिर कोर्ट को प्रिजम करने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन अगर बी फेल हो जाता है, बी फेल हुआ इस प्रिजम्पशन को, शेल्फ प्रिजम को रिबट करने में, तो कोर्ट हैज बाउंड एंड ड्यूटी, कोर्ट हैज कंपेल्ड टू प्रिज्यूम दैट पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल्ड बाय द ए इज प्रॉपर एंड जेन्युइन। ठीक है, फिर कोर्ट जो है, जिसे मैं प्रिज्यूम में था, कोर्ट ने क्या किया था कि बी फेल हो गया, बी फेल हो गया प्रूव करने में, फिर कोर्ट ने फिर भी नहीं माना, कोर्ट ने क्या किया, मैं प्रिज्यूम में ए को भी बोला कोर्ट फर्दर एविडेंस दो, कोरोबोरेटिव एविडेंस दो, लेकिन शेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट को डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर बी फेल होता है, बी हैज अ राइट टू डिस्प्रूव, बी हैज अ राइट टू रिबट द प्रिजम्पशन, लेकिन बी अगर फेल होता है उस प्रिजम्पशन को रिबट करने में तो कोर्ट हैज नो डिस्क्रिप्शन, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि भाई जो ए ने दाखिल किया है पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई जो एविडेंस जो कोर्ट ने दाखिल किया, ए ने दाखिल किया कोर्ट में, वो क्या है, जेन्युइन है और प्रॉपर है। तो ये हो गया, ये रहा, ये था एग्जांपल आपके शेल्फ प्रिज्यूम का। अब हम देखते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि वेन एवर इट इज मैंशनड दैट अ फैक्ट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट, जब ऐसा मेंशन किया जाता है या ऐसा दिया जाता है कि एक फैक्ट क्या है दूसरे फैक्ट का क्या है कंक्लूसिव प्रूफ है, तो फिर द कोर्ट हैज़ नो पावर, कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिप्शन एट ऑल, कोर्ट को फिर उसमें कोई डिस्क्रिप्शन पावर नहीं रहती है। इट कैन नॉट कॉल अपॉन अ पार्टी टू प्रूव द फैक्ट और नॉर कैन इट अलाउ द अपोजिट पार्टी टू एड्यूस एविडेंस टू डिस्प्रूव द फैक्ट। अगर एक फैक्ट ऐसा प्रूव हो गया कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट क्या है कंक्लूसिव प्रूफ है, तो कोर्ट जो है, कोर्ट को कोई डिस्कशन नहीं रहता कि उस प्रूफ को, उस फैक्ट को डिस्प्रूव माने या फिर अपोजिट पार्टी को अलाउ करे या परमिशन दे कि वो कोई एविडेंस एड्यूस करे या कोई एविडेंस प्रोड्यूस करे, किसके लिए, उस प्रूफ को क्या डिस्प्रूव करने के लिए, उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस एड्यूस करे, ऐसा कोर्ट उसको अपोजिट पार्टी को परमिशन नहीं देती। फ्रेंड्स, अब हम कंक्लूसिव प्रूफ की डिफिनेशन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई उसको देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, जब कोई फैक्ट इस एक्ट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि वो किसी फैक्ट का क्या है कंक्लूसिव प्रूफ है, तो द कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर फैक्ट एज अ प्रूव्ड। फिर कोर्ट क्या करेगा, एक फैक्ट ऐसा, एक फैक्ट के प्रूव होने पे, पहले फैक्ट के प्रूव होने पे ऐसा समझेगा, ऐसा मानेगा कि दूसरा फैक्ट जो है वो क्या है, वो प्रूव हो गया, एंड शैल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट, और अपोजिट पार्टी को अलाउ नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा कि वो एविडेंस एड्यूस करे उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए। फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो बात करता है कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, मतलब शादी के अस्तित्व में रहते हुए अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लेजिटिमेसी का क्या है, वो कंक्लूसिव प्रूफ है। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट एनी person was born during the continuance of valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution
द मदर रिमेनिंग अनमैरिड शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन अनलेस इट कैन बी शोन दैट the party to the marriage has no access to each other at any time when he could have been begotten. फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई बच्चा किसी शादी के अस्तित्व में रहते हुए पैदा होता है या फिर अगर शादी डिसॉल्व हुई तो उसके डिसॉल्व होने के 280 डेज के अंदर पैदा हो जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, लेजिटिमेट चाइल्ड है. फ्रेंड्स, कंक्लूसिव प्रूफ को हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि फ्रेंड्स सपोज एच एक पर्सन है, हस्बैंड, उसने सूट दाखिल किया डब्लू मतलब उसके वाइफ के खिलाफ कि दैट एस जो है ये जो है इसका क्या है, लेजिटिमेट सन नहीं है, इसका लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है. ठीक है, तो इसने कोर्ट में ऐसे सूट इसने दाखिल किया. तो इस सूट में अगर सपोज डब्लू वाइफ ने प्रूव किया कि एस का बर्थ जब इन दोनों का मैरिज अस्तित्व में था तभी हुआ था या फिर मैरिज टूटने के 280 दिन के अंदर हो गया था, तो फिर अगर डब्लू ने इतना प्रूव किया कि एस जो पैदा हुआ था वो उनके मैरिज जो अस्तित्व में तब पैदा हुआ था, फिर उनके मैरिज टूटने के 280 दिन के अंदर पैदा हो गया था, तब डब्लू को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो क्या है, वो ये जो है एस उनका लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट सन है. ये जो है मतलब उसका जो उनके मैरिज के अस्तित्व में रहते हुए पैदा होना या फिर विद इन 280 डेज 280 दिन के पैदा होना, वो क्या है, वो कंक्लूसिव प्रूफ है उनकी लेजिटिमेसी का. अगर डब्लू ने सिर्फ इतना प्रूव किया कि ये शादी के दौरान पैदा हुआ था या फिर शादी टूटने के 280 दिन के अंदर पैदा हुआ था, डब्लू ने सिर्फ इतना कर प्रूव कर दिया, फिर कोर्ट जो है वो लेजिटिमेट है ऐसा प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये इतना प्रूव करना उसके लेजिटिमेसी क्या हो जाएगा, वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा. और कोर्ट ए को परमिशन नहीं देगी, सॉरी कोर्ट एच को परमिशन नहीं देगी, एच को अलाउ नहीं करेगी कि कोई एविडेंस लीड करे, कोई एविडेंस एड्यूस करे इस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए. जो डब्लू ने प्रूव किया एक बार कि वो उसके मैरिज के दौरान पैदा हुआ था, फिर 280 दिन के अंदर पैदा हुआ था, तो ये जो है उसकी लेजिटिमेसी एस के लेजिटिमेसी क्या होगा, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया. यही बात करता है सेक्शन 4 कंक्लूसिव प्रूफ. फ्रेंड्स, अभी हमने देखा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ. मे प्रिज्यूम में फ्रेंड्स कोर्ट को जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी फैक्ट को क्या करे, प्रिज्यूम करे या ना करे. और कोर्ट को भी पावर है कि अगर सेकंड पार्टी अगर वो उस मे प्रिज्यूम को रिबट करने में फेल होती है तो वो फर्स्ट पार्टी को उस एविडेंस को भाई एक्सेप्ट ना करके वो फर्स्ट पार्टी को कॉल कर सकती है फर्दर एविडेंस देने के लिए, कोरोबोरेटिव एविडेंस देने के लिए. अब शैल प्रिज्यूम में क्या है कि अगर सेकंड पार्टी जो है अपोजिट पार्टी जो है वो उस प्रिजम्पशन को रिबट करने में फेल होती है तो कोर्ट जो है वो मानेगा कि वो जो फैक्ट्स है वो क्या एग्जिस्ट करता है, वो अस्तित्व में है, ऐसा मानेगा. अगर वो रिबट करने में अपोजिट पार्टी उसको रिबट करने में क्या होती है, फेल होती है, कोर्ट जो है फर्स्ट पार्टी को कॉल नहीं करेगा, उसको नहीं बोलेगा कि तुम फर्दर एविडेंस दो या कोरोबोरेटिव एविडेंस दो. और फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो उसमें ऐसा दिया गया है कि एक फैक्ट जो है वो अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, तो अगर पहला फैक्ट प्रूव हो गया तो कोर्ट ऐसा मानेगी कि दूसरा फैक्ट जो है वो पहला फैक्ट प्रूव हो तो कोर्ट ऐसा मानेगी कि दूसरा फैक्ट भी प्रूव हो गया. और अपोजिट पार्टी को अलाउ नहीं करेगी एविडेंस एड्यूस करने के लिए या एविडेंस लीड करने के लिए कि वो एविडेंस एड्यूस करके और एविडेंस लीड करके वो क्या करे, उस फैक्ट को डिस्प्रूव करे. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.